बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम, यानी वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब कि जिससे हमने इस मुल्क को एक फलाही रियासत की तरफ लेके जाना है, वो सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारी एहसास की जो टीम है, जिसने 3 साल लगाए सारे मुल्क में डेटा बनाने के लिए कि जिससे हमें पता चले कि हर ख़ानदान जो पाकिस्तान में उनकी क्या हैसियत है, क्या उनके हालात क्या हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम था, 3 साल हमें लगे ये पूरा डेटा बनाने के लिए। तो जब तक वो डेटा नहीं था, हमारे लिए सब्सिडीज़ देना और आसान नहीं था, वो अंदाज़ों पे था। तो अब हमारे पास एक पूरा डेटाबेस आ गया। इसलिए आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपके सामने ये प्रोग्राम अनाउंस कर सकता हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को याद कराना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान हमें मिला था वो इस मुल्क की तारीख में कभी भी माशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। यानी खसारा भी सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, कर्जे भी सबसे ज़्यादा, सूद भी उन कर्ज़ों पे सबसे ज़्यादा देना पड़ा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं कि जितने डॉलर्स अंदर आ रहे हैं तो बाहर, उसमें तारीखी खसारा। रिजर्व्स हमारे तकरीबन ना होने के बराबर, यानी कि जो हमें बाहर हमें जो लाइबिलिटीज़ थी, हमें बाहर पैसे देने थे, जिन्होंने हमें कर्जे दिए हुए थे, हमारे पास पैसा नहीं था उनको कर्जे देने का। और हम ख़ास तौर पे आज मैं फिर से हमारा मुल्क शुक्रगुजार है सऊदी अरेबिया का, यूएई का और चाइना का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट नहीं करे। अगर डिफ़ॉल्ट करते तो रुपया बिल्कुल नीचे गिर जाना था और महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा फिर हमें IMF के पास जाना पड़ा, क्योंकि हमें उनकी मदद चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे अपने लाइबिलिटीज़ वापस करने पे। तो हम फिर 1 साल अपने मुल्क को स्टेबल करते रहे और उतने में कोरोना आ गया। अब कोरोना का आपको एक चीज़ समझनी है, 100 सालों में दुनिया में इतना बड़ा बुरहान नहीं आया जितना ये कोरोना लेके आया। और इससे पाकिस्तान ही नहीं मुतासिर हुआ, सारी दुनिया मुतासिर हुई। और ख़ास तौर पे गरीब मुल्क मुतासिर हुए, अमीर मुल्कों में भी गरीब लोग मुतासिर हुए। और इस मुश्किल मरहले में मैं ये बड़े फ़ख्र से आज कहना चाहता हूँ कि जो मेरी टीम थी, जो NCOC, जो हमने एक टीम बनाई जिसके अंदर हमारे टॉप डॉक्टर्स थे, जिसमें हमारे सूबे भी शिरकत कर रहे थे, उनके चीफ सेक्रेटरीज, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी शिरकत कर रही थी, हमारे जो मिनिस्टर थे, जिस तरह हमने फैसले किए और डेटाबेस फैसले किए, और जिस तरह हमने कि एक तरफ खौफ ये था कि अगर कोरोना तेज़ी से बढ़ती गई तो अस्पतालों में हालात बुरे हो जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी। जिस तरह हिंदुस्तान में, अगर पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोग बेचारे बाहर पड़े हुए थे, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, लोग पहुंच नहीं सके, ऑक्सीजन, लोग मर जाते थे। तो एक तरफ वो खौफ था, और दूसरी तरफ अगर आप जब लॉकडाउन करते हैं, अपनी माइशत को बंद करते हैं, तो उससे वो सारी माइशत तबाह हो जाती है, फैक्ट्रियां बंद, सब कुछ हो जाता है। तो ये इसके बीच में जो रास्ता था, जो रास्ता पाकिस्तान ने लिया, इसमें बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी, जिस तरह हमारी NCOC ने, जिस तरह हमने फैसले किए। और इसमें बड़ी रिस्क भी थी, क्योंकि जब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया हिंदुस्तान में, तो मेरे पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि जी देखिए आप नहीं कर रहे, आपके ऊपर FIR कर देनी चाहिए, लोग मर जाएंगे यहाँ। लेकिन मुझे बड़ा आज फ़ख्र है कि हम वो मुल्क हैं जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया कि वो मुल्क है जिसने चंद मुल्कों में से सबसे बेहतरीन तरीके से इस मुश्किल मरहले से निकला। और इसमें हम अपनी बात तो क्या करें, इसमें वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी है, इसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि जिस तरह हमने ये बैलेंस किया। और फिर
इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इसने कहा कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से निकल के हालात को नॉर्मल कर लिया। और मुझे फ़ख्र ये है कि आज अगर आप देखें हिंदुस्तान के हालात देखें, जो जिस तरह वहाँ गुर्बत बढ़ी और जिस तरह उनकी इकॉनमी -7% पे पहुँच गई, उसमें ज़रा मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इसमें क्या थी। अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उनकी माशियत नीचे चली गई, तो उन्होंने 4000 अरब डॉलर खर्च किया अपनी माशियत को डिमांड उठाने के लिए। पाकिस्तान, जिसकी अमेरिका की 33 करोड़ आबादी है और हमारी 22 करोड़, हमने टोटल पैसा 8 अरब डॉलर खर्च किया, जिससे हमने अपनी माशियत को बचाया। तो मैं उसमें ज़रा सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या क्या कदम उठाए। हमें सबसे बड़ा खौफ यह था कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर कारोबार ठप हो जाए तो लोग बेरोजगार होंगे, और जब लोग बेरोजगार तो गुर्बत बढ़ेगी। तो इसलिए हमने वो जो लॉकडाउन से हम बचते रहे, हमने छोटे लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन वो अपनी बिल्कुल इकॉनमी बंद नहीं की, और हमने ख़ास तौर पे अपनी ज़राअत को बचाया, और हमने किसी स्टेज पे उनको बंद नहीं होने दिया। और दूसरा, हमने कंस्ट्रक्शन को बचाया, क्योंकि शहरों में सबसे ज़्यादा जो लोग रोज़गार देता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देती है। और फिर हमने एक्सपोर्ट्स को पूरी बचाने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती तो हमारा डॉलर कम होने थे और रुपए ने गिर जाना था। तो मैं सिर्फ पहले अपनी ज़राअत का बताना चाहता हूं कि अल्लाह का करम हमारी पॉलिसी से क्या हुआ। आज हमारी जो चावल की ग्रोथ है, जो जितनी तेज़ से वो बढ़ा है, वो 13.6% है। हमारी मकई 8% ज़्यादा बढ़ी। हमारी जो गन्ना है वो 22% ज़्यादा बढ़ा है। जो गंदम है वो 8%। ये सब रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और जो पिछले साल हमारी कॉटन फेल हो गई थी, उसमें इस साल 81% ग्रोथ हुई है। और जो इजाफी पैसा गया है हमारे ज़राअत के अंदर, वो 1100 अरब रुपया गया है। और इस साल आप ये समझें कि अगर किसानों का हालात अच्छे हैं तो वो कैसे हमें पता चलता है कि किसानों के वहाँ खुशहाली आई है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, और ट्रैक्टर की रिकॉर्ड सेल हुई है। और उसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया 23% ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब कि हालात अच्छे, और इंशाअल्लाह जब किसान खुशहाल होता है तो उससे मुल्क की पैदावार बढ़ती है और मुल्क का फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ जो हमारी हाउसिंग थी, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए किया। कंस्ट्रक्शन में इस वक्त 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज किया। फिर हमारा जो इंडस्ट्री है, असल तो दौलत मुल्क की तब बनती है जब उसकी मुल्क की इंडस्ट्री उठे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी देर के बाद पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में तकरीबन 13% उसमें ग्रोथ हुई है। इसका मतलब मुल्क की दौलत में भी इजाफा, इसका मतलब रोजगार भी ज्यादा। लेकिन मैं और इंडस्ट्रीज बता दूं कि इंजीनियरिंग के अंदर 350% के उनके प्रॉफिट्स के अंदर बढ़ा, उनका नफा बढ़ा है 350 अरब रुपया। टेक्सटाइल में 163% इजाफा हुआ है उनके प्रॉफिट्स के अंदर। गाड़ियों में 131% इजाफा हुआ है। सीमेंट में 113% इजाफा हुआ है, और ऑयल और गैस में 75% इजाफा हुआ है। जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी है, हमें कैसे पता है कि हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ गई है? तो बिजली की कंजम्पशन में 13% इजाफा हुआ है। और जो हमारा टैक्स है, जो पाकिस्तान की जो सबसे हमें क्यों हम फंस जाते हैं, हमारे पास इतनी आमदनी नहीं होती अपने खर्चे पूरे करने के लिए, 37% हमारा टैक्स के अंदर इजाफा हुआ है। हमारा जो टारगेट है टैक्स का, अल्लाह का खास करम है कि हम उस टारगेट से ऊपर जा रहे हैं। ये बड़ा कम हुआ है पाकिस्तान में। तो हमारे इंडिकेटर्स, अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पे चले गए। मैं सिर्फ एक और बड़ी खुशखबरी सुनाऊं कि जो आईटी है, जो नौजवानों के लिए जो फ्यूचर है पाकिस्तान का आईटी का, पिछले साल 47% इजाफा हुआ आईटी के अंदर, और इस साल लग रहा है कि 75% हमारी आईटी के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारे यूथ के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है।
لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے، اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتہ، ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گورنمنٹ پہ، میڈیا کا بھی کام ہے، تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے. لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے. تو ایک بلومبرگ کموڈٹی انڈیکس ہے، اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں. اس کے مطابق ایک سال میں 50% اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں. پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ 9% ہے. انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا ہے. میں اور ملکوں کا بتا، مثلا ترکی ہے، ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے. ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج ان کی جو کرنسی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گرا ہے، ان کا 35% ان کی کرنسی نیچے گری ہے. امریکہ کے اندر 2008، امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اب چائنا، اس کا جو پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے، پروڈیوسر پرائس انفلیشن، وہ 26 سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے. اور جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر. گیس کے اوپر آ جائیں، کیونکہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے. گیس پہ آ جائیں. امریکہ کے اندر 116% تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں. یورپ میں